हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। और संकल्प बैच के अंदर मैं अखिल रॉय, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर, लेकर आया हूं वेक्टर्स का एक नया टॉपिक जो कि स्केलर प्रोडक्ट है। भाई इसका इस्तेमाल हम लोगों का वेक्टर्स में तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यकीन मानिए इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर भी। सो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर भी बहुत सारे यूजेस हैं, इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो आपका वेक्टर्स कहीं ना कहीं काफी कमजोर रह जाएगा। तो बस सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, इसको करने का तरीका देखेंगे और इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है। बहुत कम देखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, सारे नहीं देखेंगे, थोड़े थोड़े देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके साथ बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग क्या क्या बातचीत करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, एंड देन देखेंगे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है स्केलर प्रोडक्ट की। फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आता है, और एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये जो चीज है ये हम लोग थोड़ा सा देखकर इसको खत्म करेंगे। हैं जी, बढ़िया जी, ठीक है जी। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, हम लोग इसे डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। मैं अगर डॉट प्रोडक्ट बोलूं या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलूं, दोनों का मतलब एकदम सेम होगा बच्चा। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ऐसा है कि जब हम लोग किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अब तक आप लोगों ने वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए देखा है। जैसे कि अगर आप लोगों को एग्जांपल याद दिलाया जाए, सपोज कीजिए ए वेक्टर जो है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके का कोई वेक्टर है। तो अगर आप इसे 2a वेक्टर बनाते हैं तो आपको इसको डबल कर देना है, यानी 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ऐसा कोई वेक्टर आप लोगों के पास बनकर आ जाता है। मगर अब हम लोग कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग वेक्टर को वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक्चुअली अगर हम लोग जाएं तो हमारे पास चार तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो बाकी दो जो है वो बने इन्हीं में से हैं, तो इसलिए हम लोग दो ही बोलेंगे, सबसे बढ़िया लगेगा। हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर जब एंटर करते हैं मेरे भाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास दो चीजें निकल कर आती हैं, जिसमें आता है सबसे पहले हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अगला आता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन द रेफरेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो हमें उसमें से एक आंसर जो निकल कर आता है वो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी स्केलर। तो इसीलिए हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि दूसरे वाले प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर बात करें तो इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं इन द रेफरेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर आता है, तो इसीलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही सीखना है, और अगली क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जी, जरूर। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको बताई जाती है, जो आपको सीखना है, वो ये कि सर हमारे पास फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का ये, और अगर ए और बी वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं तो ए डॉट बी ढूंढने के लिए हमारे पास ये तरीका होता है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, सीधा सीधा तौर पे बताऊंगा। पहला कि ए डॉट बी को ढूंढा कैसे जाता है, ऐसे, और ए डॉट बी के लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन या कहें डेफिनेशन बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी। इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि एक्चुअली में हम लोग करते क्या हैं, ये हमारा जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपसे क्या कहता है। इसके अंदर मैं बाकी सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि वहां से हम लोग एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। सपोज कीजिए एक वेक्टर हमारा इस तरीके से है और एक वेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है। लेट अस अज्यूम दिस वेक्टर इज बी वेक्टर एंड लेट अस अज्यूम दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है, हम लोगों ने दोनों वेक्टर्स के नाम दे दिए। अब मैं कहता हूं कि सपोज कीजिए मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर गिरता हूं। प्रोजेक्शन माने यहां पर इसका मैं परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप करता हूं इस वेक्टर के ऊपर, तो ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप हो जाएगा। अब अगर हम लोग कहें कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो हमारे पास थीटा है, तो ये वाला पार्ट कितने का हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा हमारे पास जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिस वेक्टर की लंबाई हम लोग मॉडुलस बी वेक्टर से डिनोट करेंगे, कॉमन सेंस, बिल्कुल। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास मॉडुलस बी साइन थीटा आ जाएगा,
ऐसा कुछ आ जाएगा। और फिर हम लोग ये वाला पार्ट जो कहेंगे, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये मॉडुलस बी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, ये पार्ट हमारे पास मॉडुलस बी कॉस थीटा हो जाएगा। सो इन दैट केस अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि हम लोग ये वाली लंबाई को अगर देखें तो दिस इज मॉडुलस ए हो जाएगा। सो एक्चुअली में हम लोग जब बात करते हैं स्केलर प्रोजेक्शन की, किसकी बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं स्केलर प्रोजेक्शन, यानी कि किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर उसका प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोजेक्शन। तो हमने कहा कि सर ये स्केलर प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, दिस इज मॉडुलस बी कॉस थीटा आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सर दिस इज अ स्केलर, यानी एक लेंथ है ये, तो दैट शुड बी अ स्केलर क्वांटिटी, और मॉडुलस ए जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इस वेक्टर का इसी डायरेक्शन में स्केलर प्रोजेक्शन देख रहे हैं, और इसी वेक्टर का, ए वेक्टर का भी सेम डायरेक्शन में ही स्केलर प्रोजेक्शन देख रहे हैं। तो इसका तो कंप्लीट मॉडुलस ए होगा अगर मैं इसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन बी वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो हम उसका स्केलर प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में लेकर आते हैं, दैट बिकम्स मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि मैं इन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मॉडुलस ए वेक्टर यानी जो सेम डायरेक्शन में मॉड ए हो गया, और बी वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है वो मॉड बी कॉस थीटा है, तो उसका जो इंपैक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, मॉड बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, और यहां से हमारे पास बनकर आता है क्या, ए डॉट बी का फॉर्मूला वाला जो एक्सपेंशन हम लोगों को समझ में आता है, ये कि ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कोसाइन थीटा आता है ना। ओके सर, इसी के साथ अगर हम लोग इसमें कुछ चीजें लेकर चलें, जैसे कि इसे ऐसे समझिएगा, ये यहां से कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना है, क्योंकि यहां से हम लोग काफी सारी चीजें जो हैं वो ऐसी सीखते हैं जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्टेशियन स्पेस है, अब इस कार्टेशियन स्पेस के अंदर हम लोग कहेंगे कि सर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो दिस इज के कैप हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो ये जे कैप हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो ये आई कैप हो जाएगा। बिल्कुल ये बात हम समझते हैं, और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि सर इनके बीच में हमेशा 90 डिग्रीज का एंगल रहता है ना, सभी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रहते हैं, यही डायमेंशंस का रूल है। ओके, इन दैट केस अगर मैं ये कहूं कि मुझे ए डॉट बी का जो एक्सपेंशन है वो ये बताया जा रहा है कि ये एक्चुअली में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, अगर ये मेरे को एक्सपेंशन बताया जाता है ना, तो मैं यहां से ये कहूंगा कि सर अगर मैं सबसे पहली चीज ये कहूं कि मुझे आई वेक्टर और जे वेक्टर, इन दोनों यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है, तो आप कहेंगे सर ये मॉड आई कैप मॉड जे कैप हो जाएगा और कोसाइन थीटा हो जाएगा। सिंस हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, हम कहेंगे सर इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्रीज है, तो यहां पर 90 डिग्रीज यूज करेंगे, और कोसाइन 90 होता है 0, और इनका मैग्नीट्यूड अगर कहें तो ये 1 इंटू 1 इंटू 0 हो जाएगा। सो आंसर कितना आएगा, 0। सो हम लोगों के पास एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या है दोस्त, वो रिजल्ट है कि अगर मैंने आई डॉट जे किया है तो मेरे पास वो कितना आएगा सर, वो 0 आ जाएगा। ये एक रिजल्ट ले लीजिए, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर अगर आप जे और के को करेंगे, के और आई को करेंगे, तो हमारे पास क्या आने वाला है, 0, है ना, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो क्या मैं इसको आगे इस तरीके से लिख सकता हूं, बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाएगी। सिमिलरली हम लोग ये कह सकते हैं कि सर अगर मैं आई को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, मैं जे को के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, और मैं के को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो इन सब की वैल्यू क्या आने वाली है, 0, बिकॉज इनके बीच का एंगल क्या सेट है सर, इनके बीच का एंगल हमारे पास 90 डिग्री सेट है, जिसकी वजह से कोसाइन थीटा जो है वो हमारे पास 0 देता है, और इनका स्केलर प्रोडक्ट भी 0 हो जाता है। पहली बात ये डन, ठीक है। अब दूसरी जगह पर ये मानकर चलिए कि सर क्या हो कि मैंने रेस्पेक्टिव अलग अलग एक्सिस के डॉट प्रोडक्ट ना करके मैंने आई को आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अगर मैंने आई को आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट दिया, सेम एक्सिस को ही सेम एक्सिस के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो यहां पर आई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, फिर आई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और कोसाइन क्या आ जाएगा, मैं कहूंगा सर आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, सिंस दे आर पैरेलल या कोलिनियर, और अगर ये एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्रीज। बिल्कुल सर, तो यहां पर आ जाएगा 0 डिग्रीज। तो आप कहेंगे सर मॉड आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और कोसाइन 0 भी हो जाता है 1, तो यहां से हमें मिल जाता है 1। अच्छा जी,
तो हम लोग यहां से कंक्लूड क्या करें कि सर अगर मैं i को i के साथ प्रोडक्ट कर रहा हूं, j को j के साथ प्रोडक्ट कर रहा हूं और k को k के साथ प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा सर? जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्त? जीरो मिलेगा, है ना? बढ़िया जी, बेसिक बात समझ में आती है, ठीक है ना? ओके सर, तो यहां तक अपने को समझ में आ जाता है कि ये हमारे पास वेक्टर्स बनकर आते हैं। एंड इन दैट केस हम लोग यहां से चलते हैं कि ये दोनों चीजों से हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं। ये दोनों चीजों से हम लोग ये बात रिलेट कर सकते हैं कि सर हमारे पास जो ए वेक्टर, सपोज कीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ओके सर, हमारे पास बी वेक्टर जो है वो कुछ ऐसे लिखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ओके सर, ठीक है। सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं कि a डॉट बी को आप लोग मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें डॉट प्रोडक्ट के रेफरेंस में, तो आप कहेंगे सर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये वेक्टर ऐसा है। और इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप अब से करेंगे तो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप हो जाएगा। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसे खुद से सोचिए एक बार, हमें करना नहीं है लेकिन एक बार सोचना आपके लिए जरूरी है कि सर अगर मैंने a1 i कैप को b1 i कैप के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आने वाला है? सर मेरे पास आने वाला है कुछ ऐसी चीज, कैसी? जिसमें a1 और b1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और i वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्केलर्स तो डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, वेक्टर्स ही डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो स्केलर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा a1 b1। और i डॉट आई कितना होता है? सर i डॉट आई तो अभी अभी आपने बताया कि i डॉट आई हमारे पास 1 के बराबर होता है। अरे यार, यहां मेरे को 1 लिखना था, सॉरी 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 सॉरी, है ना, यहां 1 आ जाता है। तो हमने कहा सर i डॉट आई कितना होता है? सर 1 होता है। ओके, इन दैट केस मैं इसको उठा के क्या कर सकता हूं? मैं इसको उठा के बेटा यहां पर 1 लिख सकता हूं, ठीक है सर। फिर जब आप इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? a1 b2 आ जाएगा, लेकिन यहां पर i का डॉट प्रोडक्ट j के साथ हो जाएगा। सर अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि i डॉट जे कितना होता है? सर ये तो 0 होता है। अबे यार, और अगर ये 0 होता है तो इसको मिटाकर मैं इसको पूरा 0 कर दूंगा, ठीक है सर। इन दैट केस a1 i को अब b3 k के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? सबसे पहले तो a1 b3 आ जाएगा, लेकिन वहीं पर i का डॉट प्रोडक्ट k के साथ हो रहा होगा। हाँ सर, सेम इसी रूल से i का डॉट प्रोडक्ट अगर k के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा जी, तो फिर से मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो यही चीज जब आप बार बार करेंगे, सेम रूल को लगाएंगे, तो a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 के साथ होगा, वहीं पर आप कहेंगे कि सर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 नहीं बनेगा, यानी ये बन जाएगा a2 b2 बन जाएगा। और नेक्स्ट में लास्ट में हमारे पास a3 b3 आ जाएगा। यहां से हम लोग a और b का डॉट प्रोडक्ट का दूसरा वाला रिजल्ट निकाल कर लेकर आते हैं, जो कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको देता है। क्या ये बात समझ में आती है? आप समझ में आती है ना? तो सर एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको दिया कुछ इस तरीके से कि ए वेक्टर हम लोगों ने दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है सर। ऐसे में बी वेक्टर मैंने दे दिया माइनस के i कैप प्लस के j कैप माइनस के 2k कैप, ये दे दिया हम लोगों ने। अब अगर मुझे यहां से निकालना है a डॉट बी, है ना, a डॉट बी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? i कैप को i कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि a1 इंटू a2 ही करना है। तो हम कहेंगे सर 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 प्लस यहां पर 3 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस इंटू 4 इंटू माइनस के 2 हो जाएगा। सो ऐसे में ये बन गया माइनस के 2 प्लस के 3 माइनस के 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 7 के बराबर आ जाएगा। दिस इज a डॉट बी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल कर दे सकते हैं जी। कैलकुलेशन बेसिक लेवल पे समझ में आ गई कि सर एक्चुअल में एक्सपेंशन क्या कहना चाहता है हमसे। ये डॉट प्रोडक्ट का एक्सपेंशन हमसे क्या कहना चाहता है कि हम लोग दो वेक्टर्स के सेम डायरेक्शन के अंदर जो मैग्नीट्यूड आता है, उसका जो एक्चुअल में प्रोजेक्शन आ रहा है, उस प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी जगह पे हमारा जो एक्चुअल में एक्सपेंशन करने का है वेक्टर्स के रूप में वो कहां से निकल कर आ रहा है? वो इसी के एक रिजल्ट को लेकर निकल कर आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है जी सर।
तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्केलर प्रोजेक्शन की बात करते हैं। तो स्केलर प्रोजेक्शन हम लोग जब बात करते हैं इसके जियोमेट्रिकल इंप्लीकेशन की, तो ये कहता है कि सर हमें निकालना है किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। तो वो तो सर निकाल चुके थे, कहां निकाले सर, यही तो है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, सॉरी ये क्या निकला है बेटा, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर निकला है ना। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के ऊपर निकाला है, वो कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है मॉड बी कॉस थीटा। लेकिन सर यहां तो कुछ और लिखा हुआ है, यहां तो कुछ और लिखा हुआ है, या फिर ये वाली बात करें तो ये वाली चीज सर डिफरेंट है ना। ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज डिफरेंट आ रही है हमारे पास। ओके, ये क्या लिखा हुआ है सर, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए। क्या मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये दोनों बातें बिल्कुल सेम हैं अगर मैं ये लिख रहा हूं कि a डॉट बी अगर कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय मॉड बी अगर कर रहे हैं, तो ये वाली बात, सॉरी a डॉट बी अगर लिख रहे हैं और मॉड्यूलस a अगर लिख रहे हैं, तो ये वाली बात एक्चुअली में मॉड बी कॉस थीटा के बिल्कुल बराबर है। क्या ये बात आप समझ सकते हैं, हाँ या नहीं। तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा कि अपने राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन पे कुछ छेड़ाखानी करनी पड़ेगी। वो छेड़ाखानी क्या हो जाएगी सर, अगर मैं इस क्वांटिटी को मॉड ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं और मॉड ए से डिवाइड कर देता हूं, तो देखिए दोस्त क्या ये चीजें अब सेम दिखाई दे रही हैं कि सर ए डॉट बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो सर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के बराबर होता है, हाँ सर। और मॉड ए से मॉड ए डिवाइड हो रहा है, हाँ सर। तो अब ये बराबर हो गए। तो एक्चुअली में हम लोग ये कह रहे हैं कि सर स्केलर प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हैं मॉड बी वेक्टर का ए के ऊपर, तो वो मॉड बी कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे थीटा नहीं मालूम है, मुझे ये थीटा नहीं मालूम है, क्योंकि ये थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा, हमेशा तो ऐसा एंगल नहीं ले सकते हैं जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है, किसी भी एंगल पर हो सकते हैं। तो उस टाइम क्या हम लोग कोसाइन की वैल्यू निकालेंगे कोसाइन टेबल का इस्तेमाल करके, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कहते हैं कि सर एक काम कीजिए, हमारे लिए डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना आसान है इस फॉर्मूले से, है ना, काफी आसान था। तो अब मुझे इसमें थीटा की भी जरूरत नहीं है सर। अब थीटा चाहे 37 डिग्री हो, चाहे 35 डिग्री हो, चाहे कोई सा भी डिग्री हो, लेकिन मैं डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, हाँ। तो मैंने कहा कि सर ये थीटा अगर मेरे पास नहीं है या फिर कोई ऐसा थीटा हो जो कि बड़ा भयानक सा हो, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं उस केस में डॉट प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड ए कर दूंगा। अब इसके लिए जुगाड़ याद रखिएगा बेटा, जुगाड़ याद रखिएगा कि इसमें ऐसा होता है, दो चीजों को समझिएगा हमने कहा सर ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, हम लोग इसका एक कॉपी ले लेते हैं। हमने कहा कि सर अगर मैं बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर ड्रॉप करता हूं, सर ऐसा भी तो हो सकता है मैं ए वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर ड्रॉप कर दूं, ये भी तो हो सकता है, हाँ सर ये हो सकता है। इन दैट केस यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा सर, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारे पास मॉड्यूलस बी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, मॉड्यूलस ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे क्योंकि एंगल हमारे पास यहाँ भी थीटा है सर, यहाँ भी थीटा है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया सर, इस वाले केस में हम लोगों ने इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकाला, इस वाले केस में ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर निकाला। तो इस केस में प्रोजेक्शन कितना आ रहा है सर, इस केस में प्रोजेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं ऑफ बी वेक्टर का ऑन ए वेक्टर निकाल रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर, मॉडुलस बी कोसाइन थीटा आ रही है। अब इसी को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया कि सर ये ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए के बराबर आ रही है। अच्छा ठीक है, मॉड ए के बराबर आ रही है। सो आपको ये समझना होगा कि जिस वेक्टर के ऊपर आप लोग प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, बस आप मॉडुलस को क्या करना बेटा, उसी के मॉडुलस से डिवाइड करना। जैसे कि इस वाली कंडीशन के अंदर देखिएगा सर, अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है, तो सर ये तो हमारे पास मॉडुलस ए कॉस थीटा आया है, ठीक है सर। तो इसी को मॉडिफाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ए डॉट बी अपॉन में मॉड बी कर देंगे। तो यहां पर भी सेम चीज को मैं रिपीट करूंगा कि अगर मैं ऑन बी निकाल रहा हूं तो मैंने बी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दिया डॉट प्रोडक्ट को। ये हो गया हमारा स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। तो जियोमेट्रिकल आइडिया भी लगा कि हम कर क्या रहे हैं हम लोग इस फॉर्मूले का, हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं बेटा एक तरीके से इसे कहते हैं शैडो निकालना। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर सूरज है,
तो इस सूरज से जब इसकी परछाई गिरेगी तो इसकी परछाई सिर्फ इतनी ही बनेगी ना बेटा, इसकी परछाई जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होगा वो इतना ही बनेगा। सो हम लोग यहाँ पर एक परछाई का सेंस लेकर चल रहे हैं। ओके जी, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब यहां से चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। बेटा देखो एक तरीके से तो ये सब आपको याद करना है, ठीक है। अब याद करने के साथ साथ आपको क्या करना है, इनको समझ में भी आना चाहिए कि ये काम करना है। देखो बेटा ए डॉट ए जैसे हमारे पास आई डॉट आई जो था, यहां पर मैं सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करता हूं। देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है सर, ए डॉट ए, दिस इज पहली वाली प्रॉपर्टी, ए डॉट ए की बात हो रही है सर। इसे अगर खोलेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा और दो सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। इन दैट केस बेटा ये cos 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। सर ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है, आसान है भी बाबू, ठीक है, ये काफी आसान है भी। ओके जी, तो चलते हैं अगले केस में। नेक्स्ट ये कह रहा है सर a प्लस बी और a माइनस बी का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट करें तो सर एक एक करके करो ना डॉट प्रोडक्ट। पहले a डॉट ए करोगे तो इस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा सर, इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, है ना। फिर ये हो जाएगा माइनस के a डॉट बी हो जाएगा, ठीक है सर। फिर प्लस के b डॉट ए हो जाएगा, फिर हमारे पास माइनस के b डॉट बी यानी मॉड b का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सिंस हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि a डॉट बी जो होता है वो b डॉट ए के बराबर होता है, ये कम्यूटेटिव होता है, चाहे आप इसके फॉर्मूला एक्सपेंशन में देखें या फिर आप इसके नॉर्मल एक्सपेंशन में देखें, दोनों में आप किसी भी चीज को आगे पीछे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे में सर a डॉट बी और b डॉट ए बराबर होने की वजह से कट जाएंगे, कट गए सर। तो इन दैट केस हमें क्या मिल जाएगा सर, ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगा मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर मिल जाएगा। ये भी बढ़िया था सर, आसान लगा, ठीक है जी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सर अगर मैंने a प्लस बी को a प्लस बी से डॉट प्रोडक्ट किया या a माइनस बी को a माइनस बी से डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो मैं a प्लस बी वाला कर देता हूं, माइनस वाला आप लोग ट्राई कर लेना जरा। ये कह रहा है कि सर a प्लस बी वेक्टर को अगर मैं a प्लस बी वेक्टर से ही डॉट प्रोडक्ट करूं तो सर सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a डॉट ए हमारे पास मॉड ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा a डॉट बी, फिर हमारे पास आ जाएगा b डॉट ए, फिर हमारे पास आ जाएगा मॉड b का स्क्वायर आ जाएगा। सर a डॉट बी और b डॉट ए सेम होते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मॉड a का स्क्वायर बन जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी बन जाएगा प्लस मॉड b का स्क्वायर बन जाएगा। एक्चुअली में सर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा ही फॉर्मूला है, बट क्या आप इस वाली चीज को सोचिए अगर मैं यहां लगाने की कोशिश करूं, कैसे सर, जब मैंने सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। हाँ सर, तो सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं आना चाहिए। तो एक्चुअली में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो मॉड ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मॉड बी स्क्वायर होता है। आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, आप ऊपर वाली चीज भी लिख सकते हैं, आप नीचे वाली चीज भी लिख सकते हैं, दोनों केसेस में ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। ओके सर, चौथा वाला फॉर्मूला कह रहा है कि सर अगर मैंने मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड किया तो मेरे पास ये आएगा। सर ये कैसे आएगा, अभी देखो बेटा इसी रिजल्ट को यूज करो, है ना, इसी रिजल्ट को यूज करो। आप कहोगे सर मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं ऐड कर रहा हूं किस में, मॉड ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो सर एक्चुअली में इतने पार्ट की एक्सपेंशन ये है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, एंड बेटा प्लस हो जाएगा इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन हमारे पास चेंज हो जाएगा, है ना, इसका एक्सपेंशन हमारे पास चेंज हो जाएगा दोस्त। तो चेंज क्या हो जाएगा, ये माइनस के 2a भी बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉडुलस a का स्क्वायर माइनस के 2a डॉट बी और प्लस मॉडुलस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहां से आप कहेंगे सर देखिए 2a डॉट बी और माइनस के 2a डॉट बी कट जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, ट्वाइस ऑफ मॉड a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस मॉड b का स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, ये भी बढ़िया हो गया सर, इजी था, ये भी काफी इजी था, है ना। सेम अगर मैंने इनको माइनस किया तो बेटा 4a डॉट बी आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा जब माइनस करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर के जो मॉडुलस के स्क्वायर हैं वो कट जाएंगे और 2a डॉट बी ऐड हो जाएगा। ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं, बढ़िया सर, ठीक है।
इधर आते हैं सर, देखो ये कम्यूटेटिविटी बता रहा है, जो कि मैंने एज अ रिजल्ट आपको बता दिया कि हमारे पास ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये कह रहा है सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर मैं ए को बी प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो एक बार ए डॉट बी हो जाएगा, एक बार ए डॉट सी हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके इनको एक्सपेंशन किया है, ठीक है सर। ये पीछे से भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो कोई परेशानी नहीं है, आगे से भी करेगा पीछे से भी करेगा, तो इनको प्रूव करने का कोई नीड नहीं होता है। ये तीन जो हैं, ये तीन बेटा आप लोगों के लिए जरूरी पार्ट हैं। इसमें से ये हमारे पास ये ऊपर के दोनों जो हैं ये ट्रायंगल के इनइक्वालिटीज हैं। कौन सी? ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। और ये क्या है? ये सर ये कॉशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, कॉशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। ये पेपर में इनके प्रूफ आ सकते हैं, तो इनके प्रूफ आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रायंगल की इनइक्वालिटी से प्रूफ करने से। तो चलिए ट्रायंगल की इनइक्वालिटी प्रूफ करते हैं। यहां पर हम लोग लेकर चलते हैं, सपोज कीजिए हम लोग लेकर चलते हैं a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लेकर चलते हैं। तो ये किसके बराबर है सर? ये मॉड a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस मॉड b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। जी सर, इसका ट्रायंगल इनइक्वालिटी को कहते हैं। जरा इसको समझिएगा, जरा इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये चीज कितनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको ये बात बोली जा रही है। ये आप सोचिए कि सर सपोज कीजिए ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है? दिस इज a वेक्टर है, दिस इज b वेक्टर है, और दिस इज हमारे पास क्या हो जाता है दोस्त? ये वाला वेक्टर हमारे पास कितना हो जाता है? a प्लस बी वेक्टर हो जाता है ना। ये हम लोग ट्रायंगल के एडिशन लॉ से हम लोग समझ सकते हैं कि सर अगर a इधर गया है, b इधर गया है, तो a प्लस बी इधर होगा। तो ये मेरे से ये कह रहा है कि सर सम ऑफ टू साइड्स, हम लोग पढ़े थे ना, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये हम लोगों ने एज अ थ्योरम पढ़ी थी बेटा इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल में। तो हम कह रहे हैं कि सर अगर मैं इसकी लंबाई देखूं तो मॉडुलस a हो जाएगा, अगर मैं इसकी लंबाई देखूं तो मॉडुलस b हो जाएगा। तो सर ये ग्रेटर देन होगा किससे? बेटा मॉडुलस a प्लस बी से ग्रेटर देन होगा। और अगर ये ट्रायंगल ना हुआ, ये कोलिनियर अगर हो जाते हैं, तो उस केस में ये इक्वालिटी भी होल्ड कर जाता है। तो ये वाली चीज एक्चुअली में यहां पर निकल कर आ रही है, जिसलिए हम लोग इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। बट हम इसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं? वेक्टर्स का इस्तेमाल करके, ये आपको सिखाता हूं। देखिएगा, हम कहते हैं कि सर ये हमारे पास मॉडुलस a प्लस बी का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू ये मॉड a स्क्वायर है, प्लस ये ट्वाइस ऑफ a डॉट बी ना लिखकर अब मैं इसे लिख सकता हूं a डॉट बी की जगह इसे एक्सपेंशन कर देते हैं, तो ये मॉड a मॉड b कोसाइन थीटा हो जाएगा प्लस मॉड b का स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया सर, है ना। इसका प्रूफ याद कर लीजिएगा बेटा, जरूरी है। अब हम कहते हैं कि सर ये कोसाइन थीटा जो है इसकी वैल्यू कैसे हो सकती है? देखो बेटा, दो वेक्टर्स के बीच में आप इसे समझिएगा। जब आप दो वेक्टर्स, या तो आपके पास ऐसे करके दो वेक्टर्स अक्यूट एंगल बना रहे होंगे, या तो दो वेक्टर्स क्या होंगे बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल्स बना रहे होंगे। कैसे बना रहे होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे होंगे। तो इस केस में थीटा जो होगा बेटा या तो 90 डिग्री से छोटा होगा, इस केस में थीटा जो होगा या तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, और एक केस ऐसा होता है बेटा जिसमें थीटा जो है इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इन दैट केस वो 0 के बराबर हो जाता है। सो नो इश्यूज विद दैट। लेकिन हमें ये समझ में आता है कि सर थीटा जो है वो 0 से लेके कहां तक है? 180 डिग्री तक रहेगा, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं सिंस इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें, सो थीटा जो होगा वो एक्चुअली में बेटा 0 से लेके 180 डिग्रीज तक बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा जो होगा, सर 0 से 1 तक बिलोंग करने का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी। तो कॉस थीटा जो होगा वो माइनस के 1 से लेके 1 तक ही बिलोंग कर सकता है, और किसी तरीके से बिलोंग नहीं करेगा। ओके, सो इन दैट केस अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे पास कॉस थीटा जो है वो एक कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है।
पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आती है। जरा इसको समझिएगा दोस्त, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इश्यूज। हम ये कहते हैं कि कोसाइन थीटा हमारे पास इतना है ना, कोसाइन थीटा हमारे पास इतना है। अब अगर मैं ये कहूं कि इसकी वैल्यू 1 तो है ही सर मैक्सिमम लेवल पे, और इसकी वैल्यू -1 है, यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम यूज कर लेता हूं, मैक्सिमम वैल्यू यूज कर लेता हूं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ऑन द मैक्सिमम साइड, ऑन द मैक्सिमम साइड इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। जब आप कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को यूज करेंगे तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा सर, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, दैट इज माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी प्लस मॉड बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, है ना सर। ये वैल्यू किसकी है, ये इसकी वैल्यू है, यानी हम कहेंगे सर ये मैक्सिमम वैल्यू इसके साथ होल्ड कर सकती है, सॉरी ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये सर इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू से सर ये बड़ा रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई, मिनिमम वैल्यू ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ कोसाइन थीटा। ओके सर, बात समझ में आ रही है, बढ़िया। तो मैं ये कहूंगा सर ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, किसका, ये फॉर्मूला बन रहा है मॉड ए प्लस मॉड बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। हाँ सर, और ये बड़ा हो जाएगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर के होल स्क्वायर से, और ये इससे बड़ा हो जाएगा किससे, मॉड ए माइनस मॉड बी के होल स्क्वायर से बड़ा बन रहा है। हाँ सर, तो अब अगर मैंने हर जगह पे रूट ले लिया बेटा, हर जगह पे रूट ले लिया, तो आप कहेंगे कि सर एक्चुअली में मॉड ए प्लस मॉड बी जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी से, और वो ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से बड़ा हो जाएगा। और यही देखिए दोनों ट्राइंगल इनइक्वालिटी एक साथ हमारे प्रूफ हो जाते हैं, दोनों के दोनों, कि सर ये देखिए ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मॉडुलस ए प्लस बी जो है वो हमारे पास मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी से बड़ा होता है, जबकि मॉडुलस ए माइनस बी के लिए हम लोग मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी से छोटी वैल्यू आ जाती है। अभी उस केस में तो मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी से क्या हो रहा है, बड़ी वैल्यू आ रही है। सेम इसी तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं इसको प्रूव करने के लिए कोशिश करूं तो कैसे प्रूव करेंगे सर, हम लोग इस बार a प्लस बी का मॉड स्क्वायर यूज ना करके a माइनस बी का मॉड स्क्वायर यूज करेंगे। चलिए करते हैं। हम कहेंगे सर a माइनस बी का मॉड स्क्वायर इस्तेमाल कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉड a स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस के मॉड b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, इन दैट केस हम ये कहेंगे मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, मॉड a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी कोसाइन थीटा हो जाएगा, और प्लस मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर, सिंस हम लोग वही बात जानते हैं कि सर थीटा जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 से लेके पाई तक के बीच में, तो इन दैट केस सर कॉस थीटा जो होगा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेट हो जाएगी -1 से लेके 1 तक के बीच में। तो हम लोग कहेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू अगर रखूंगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा, दिमाग लगाना है, दिमाग क्या, कि सर अगर मैंने cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखी तो ये 2ab जो है ना ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से माइनस हो रहा होगा। तो जब कोई चीज सबसे मैक्सिमम वैल्यू से माइनस करेंगे तो उसमें जो रिजल्ट आएगा वो छोटा हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर जब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करवाऊंगा तो ये पूरी वैल्यू जो है ये मिनिमम हो जाएगी, यानी इस वक्त ये मॉडुलस ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी जो होगा प्लस मॉड बी स्क्वायर जो होगा ये एक्चुअली में सर छोटा हो जाएगा, किससे, इस वाली वैल्यू से छोटा हो जाएगा। हाँ सर, और ये बेटा इससे भी छोटा हो जाएगा जब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू को यूज करूंगा, तो सर cos थीटा अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा, और cos थीटा मिनिमम वैल्यू पर होगा तो सर ये एक्चुअली में ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी कंडीशन को सेट करेगी। तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, और यहां पर प्लस मॉड बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि सर ये एक्चुअली में ना हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर मिल रहा है, दैट इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के मॉड स्क्वायर आ जाएगा,
लेस देन इक्वल टू ये बन जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हर तरफ से स्क्वायर रूट अगर लगा देंगे तो यहां पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हालांकि मुझे पता नहीं इनमें से कौन सा मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो हम लोग इसका मॉड वैल्यू ले लेते हैं कि जो बड़ा होगा वही हम लोग पहले ले लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। और ये किससे छोटा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से छोटा हो जाएगा। ये हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहां से निकल कर आ रही है। ठीक है जी, बढ़िया, यहां तक बात अच्छे से समझ में आ जाती है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो क्या हम लोग आगे चल सकते हैं यहां से? बिल्कुल सर, चलिए आगे चलते हैं। अगली वाली हमारे पास कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी क्या दे रहा है सर? कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी दे रहा है कि ए डॉट बी का जो स्क्वायर होगा वो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर से छोटा ही होगा। अच्छा जी, कैसे प्रूफ करते हैं जरा देखिए। नाउ इट इज सेइंग दैट कि ए डॉट बी का जो स्क्वायर होगा वो सर मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर के प्रोडक्ट से छोटा ही होगा। ये कैसे प्रूफ करें सर? एक काम करो, फॉर्मूला लगाइए। ए डॉट बी का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं, देखिए ए डॉट बी एक स्केलर वैल्यू है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली में ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, इक्वल्स टू आप कहेंगे सर ये बन जाएगा एक्सपेंड करने पर मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। हाँ सर, किसी भी दो एंगल्स की अगर बात करें तो थीटा जो है बेटा वो हमारे पास 0 से पाई के बीच में होगा, दो वेक्टर्स के बीच में। इसका मतलब कॉस थीटा जो होगा वो हमारे पास -1 से 1 हो जाएगा। बेटा खुद से सोचिए कि अगर मैंने कॉस का स्क्वायर चेक किया तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी स्क्वायर करने पर, है ना? हाँ सर, स्क्वायर करने पर मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो जाएगी। अब मैं ये कहता हूं कि सर अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू यूज करी तो ये तो 0 हो गया, यानी सर इधर आ जाएगा 0, क्योंकि मैं इसकी मिनिमम वैल्यू यूज कर रहा हूं। तो सर मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा हमारे पास a डॉट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है सर, स्केलर थिंग का पॉजिटिव जो स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और फिर जब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू यूज करूंगा तो मैं यहां पर 1 डाल दूंगा, तो दिस विल बी मॉड ए का स्क्वायर और मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। लो जी, ये वाली इनइक्वालिटी भी हमारी प्रूफ हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। आसान है सर, आसान है, बिल्कुल आसान है, एकदम छोटी छोटी सी तो चीजें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा बड़ा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी है बेटा। ये सारे आप लोगों को प्रूफ करने आने चाहिए, इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्वेश्चंस इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो वो ध्यान रखना है ना? चलिए सर, सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कोई खास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम कहते हैं कि सर हमें मालूम है कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी कोसाइन थीटा होता है। तो सर अगर मुझे ये थीटा निकालना है तो मैं क्या करूं? मैं ऐसे कोसाइन थीटा को अकेला छोड़ देता हूं और इस तरफ बेटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी को मुझे मॉड ए मॉड बी से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बस यही हमारे पास क्या हो गया दोस्त, यही हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है सर, आगे यहां पर देखिए सर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास थीटा जो हुआ वो 90 डिग्री हुआ, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कोसाइन थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ सर, कोसाइन थीटा अगर 0 हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू इधर जाके 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ए डॉट बी कितना आ जाएगा सर? ए डॉट बी हमारे पास 0 आ जाएगा। ये रिजल्ट निकल कर आता है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। सिंपल रिजल्ट है बेटा, सिंपल, एकदम सिंपल रिजल्ट है ना? चलो आगे देखिए, यहां पर हमारे पास निकल कर आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, जिसके अंदर आप लोग कुछ ऐसे जानते होंगे कि सर मान लीजिए हमारे पास एक छोटी सी ऐसे खिलौना वाली गाड़ी है, ठीक है सर, और इसमें हमारे पास कुछ पहिए भी बना देता हूं भाई। ये मान लीजिए एक पहिया हो गया, अच्छा ये दूसरा पहिया हो गया,
थोड़ा ड्राइंग कर रहा हूँ, है ना, मेरा मन कर रहा है ड्राइंग करने का, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। अब हम कह रहे हैं कि बेटा एक बच्चा जो है इस गाड़ी को यहां से धागा बांधकर कुछ इस एंगल में खींचता है, लेकिन गाड़ी का जो मोशन हो रहा है, गाड़ी का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है सर? मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो हम कह रहे हैं सर मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ सर, लेकिन फोर्स जो है सर, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, तो हमारा फोर्स वेक्टर बेटा किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो एस वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम कहेंगे सर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें? तो हमने कहा सर ये थीटा है, हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें? तो हम कहते हैं कि सर इस फोर्स का स्केलर प्रोजेक्शन पता करो कि मोशन की डायरेक्शन में इसका एक्चुअल फोर्स कितना लग रहा है। तो आप कहेंगे कि सर इसका अगर मैंने स्केलर प्रोजेक्शन ड्रॉप किया इस वेक्टर के ऊपर, तो दैट विल बी मॉडुलस एफ कॉस थीटा हो जाएगा, यानी इतना हमारे पास क्या लग रहा है दोस्त? इतना हमारा इफेक्टिव फोर्स लग रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हम कह रहे सर इतने फोर्स में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड देख लूं कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क डन हो जाता है। और यहीं से हम लोग रिजल्ट निकाल कर लेकर आते हैं कि सर इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ डॉट एस हो जाएगा। दिस इज आर वर्क का एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बाबू, तो ये हमें समझ में आ गया कि किसी खिलौना गाड़ी को अगर हम लोग किसी एंगल पर फोर्स दे रहे हैं, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लोग उस फोर्स और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और उससे हमारे पास वर्क डन निकल कर आ जाएगा। दैट्स इट, इतना सिंपल चीज थी। और देखिए इसी के साथ अपना वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है पूरा पूरा डन। तो सवाल लगाएं जी सर। ये देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि सर a+3b और 2a - b दिया हुआ है, उसका डॉट प्रोडक्ट ढूंढना है जहां a वेक्टर इतना है, b वेक्टर इतना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें बेटा, आप a+3b वेक्टर को ढूंढे। a+3b वेक्टर कितना हो जाएगा सर? यहां हो जाएगा i + j + 2k। ठीक है सर, अगर मैं 3b वेक्टर कर रहा हूं तो b वेक्टर का 3 गुना हो जाएगा, 9i + 6j - 3k हो जाएगा। इन दैट केस इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, 1 + 9 यानी 10i कैप, अच्छा 1 + 6 यानी 7j कैप, अच्छा और 2 - 3 यानी -k कैप हो जाएगा। ओके सर, यहां पर आते हैं 2a - के b वेक्टर लेकर चलते हैं, तो 2a कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 गुना यानी 2i + 2j + 4k हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के b वेक्टर बोल रहा है तो दिस इज 3i + 2j - के वेक्टर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सर 2 में से 3 गए तो -i कैप हो जाएगा। ठीक है, 2 - 2 सर 0 हो जाएगा तो इधर 0j कैप आ जाएगा, और 4 - 1 यानी +k 5k कैप आ जाएगा। सर हमें इन दी एंड क्या निकालना है? इन दी एंड हमें a+3b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ सर? 2a - b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके निकालना है। तो एक्चुअली इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बताइए। तो आप कहेंगे सर ये 10 इंटू -1 हो जाएगा, +7 इंटू में 0 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू में 5 हो जाएगा। तो इधर से आया सर -10, इधर से आया 0, इधर से आया -5, सो आंसर शुड बी -15 हमारा स्केलर प्रोडक्ट आ जाता है। इजी था सर, काफी इजी था, नो इश्यूज विद दैट, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई परेशानी यहां नहीं है जी। बढ़िया। अब बेटा देखो ये जो है ये काफी अच्छा रिजल्ट है हमारा। ये कहते हैं कि हम किसी भी वेक्टर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में लिखने का सेंस ये होता है कि अब मान लीजिए कोई वेक्टर को हम लोग कह देते हैं कि आर वेक्टर जो है वो xi कैप है प्लस yj कैप है, या फिर इसे और इजी बना लेते हैं ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप हो जाता है। ठीक है सर, हम लोग 3 कंपोनेंट्स को पहले निकाल लेते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से बेटा? आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ, आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ, आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग कुछ रिजल्ट्स तो जानते हैं सर, क्या रिजल्ट जानते हैं हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं कि अगर मैं इस वेक्टर का ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर आई कैप के साथ कर रहा हूं, तो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सर ये ए बन जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये एक्चुअली में आई कैप
प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप है। आप इसे ऐसे बेहतर समझ सकते हैं कि आई कैप क्या है सर, उसके बाकी दोनों जीरोज हैं। तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर, सिर्फ ए ही तो आएगा, है ना, बाकी कुछ नहीं आएगा। यहां देखिए सर, यहां पर अगर आप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप को जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा सर, बी आएगा। ठीक है सर, यहां देखिए दोस्त, यहां पर हमारे पास आर के कैप अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा आई ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप को आप लोग के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आई कैप 0 जे कैप और प्लस के कैप हो जाएगा। तो यहां से सर सिर्फ सी आ जाएगा। ठीक है सर, अब मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ता हूं बेटा, सॉरी राइट हैंड साइड को पकड़ता हूं। राइट हैंड साइड हमसे ये कहता है कि अगर मैंने आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से ये बन जाएगा सर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एंड यू विल से दैट कि सर ये तो हमारे पास आर वेक्टर के बराबर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। बढ़िया सर, इजी, बहुत इजी, एकदम इजी, है ना, इजी पीजी। बढ़िया जी, चलें अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए बच्चा, हमें ए वेक्टर दिया गया है दैट इज 2i प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे प्लस के वेक्टर, और बी वेक्टर हमें क्या दिया जा रहा है, आई कैप माइनस 2j प्लस 3k दिया जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मेरे पास 0 होगा। सो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू में 1 हो जाएगा प्लस लैम्डा इंटू में -2 हो जाएगा प्लस 1 इंटू में 3 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो ये 2 1 जा 2 माइनस के 2 लैम्डा प्लस के 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी 2 लैम्डा उधर ले गए तो 2 लैम्डा बराबर 5 आ जाएगा और लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, दिस इज योर सोल्यूशन। बढ़िया सर, है ना, इजी था, ये भी काफी इजी क्वेश्चन। बस जस्ट यूज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम लेंथ। सेम लेंथ बोल रहा है, इसका मतलब सर इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो लंबाई है यानी उनका मैग्नीट्यूड जो है वो रूट टू के बराबर दे रहा है एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1, यानी ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें -1 दिया जा रहा है। तो हमें एंगल ढूंढना है। सर ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, हमें तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला मालूम है, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी होता है। हाँ सर, ये होता है। सर कोसाइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा √2 इंटू में √2 हो जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर कोसाइन थीटा की वैल्यू -1 अपॉन में 2 आ रही है, तो -1/2 कहाँ आ रहेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो ये हो जाएगा सर सेकेंड क्वाड्रेंट पे ही होगा, यानी ये 120 डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्रीज। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। खत्म सर, है ना, इजी, बहुत इजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। इस बार हमें थोड़ा सा उल्टा काम दिया गया है। ए वेक्टर अपने को दिया जा रहा है बेटा कितना, 5 3 4 5 3 4, ओके, और बी वेक्टर अपने को दिया जा रहा है कितना, बी वेक्टर दिया जा रहा है 6i -8j -k दिया जा रहा है। तो जब हम जानते हैं कि सर हमारा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन में मॉड a मॉड b होता है सर, बिल्कुल। तो हमें ये कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तो मैं कहता हूं सर सबसे पहले a डॉट बी निकाल लेते हैं। a डॉट बी कितना हो जाएगा सर, 5 इंटू में 6 हो जाएगा प्लस 3 इंटू में -8 हो जाएगा प्लस 4 इंटू में -1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 30 -24 -4, तो यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा, है ना। ए डॉट बी मिल गया। सर अब निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने का तरीका हम लोगों को मालूम था, डी आर के स्क्वायर कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16,
तो 25 प्लस 9 हो जाएगा 34, 34 प्लस 16 हो जाएगा अंडर द रूट 50 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा हमारे पास 5√2 के बराबर हो जाएगा। बढ़िया सर। मॉड बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मॉड बी हो जाएगा हमारे पास अंडर द रूट इसके डी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 60, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 101 हो जाएगा। दिस इज 101, सिंप्लीफाई तो होने नहीं वाला है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। यहां पर 2 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 5√2 आ गया, और इसका आंसर कितना आ गया 100√1 आ गया। तो ये मिलकर अगर मैं √2 से इसे कैंसिल कर दूं तो √2 अपॉन में 5√101 आ जाएगा। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कोसाइन थीटा। एंगल आ गया। सर एंगल पूछा था, तो बेटा एंगल निकालने के लिए हम लोग थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, कोसाइन इनवर्स में बदल देंगे। सो कोसाइन इनवर्स में हो जाएगा √2 अपॉन में 5 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट 101 टाइम्स, ये हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया है ना। चले अगले सवाल पे। इजी था, कुछ नहीं था सर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्योंकि उसने वैल्यूज दी नहीं, इस बार निकालने के लिए बोली गई है, तो ए डॉट बी और मॉड ए मॉड बी कैलकुलेट करना पड़ा, फिर हम लोगों ने वैल्यू का इस्तेमाल किया फॉर्मूले के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस। अच्छा जी, स्केलर प्रोजेक्शन बोल रहा है, मान लीजिए मैंने ए वेक्टर बोल दिया किसको, 7i प्लस जे माइनस के 4k को ए वेक्टर बोल दिया। बी वेक्टर क्या है दोस्त, 2i प्लस 6j प्लस 3k, ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया। सो ये मुझसे पूछ रहा है कि सर प्रोजेक्शन बताइए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर बताइए सर। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ए डॉट बी कैलकुलेट करके एक्चुअली में मॉड बी से डिवाइड कर देना है। तो सर एक काम करते हैं, ये ऊपर ही निकाल ले गए यहां से, है ना, आप स्पेस का सही इस्तेमाल कर लीजिएगा। ए डॉट बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में 6 प्लस -4 इंटू में 3 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 प्लस 6 -12, तो ये हो गया 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। तो सर इसका मतलब ऊपर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है सर, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड बी निकालने की कोशिश कीजिए दोस्त। तो मैग्नीट्यूड बी अगर आप निकालेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 49। सर रूट 49 अपने पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब सर यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर 7 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना आ गया सर, 8/7 आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। ठीक है, चले फिर अगले सवाल के ऊपर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या कह रहा है सर, अगर ए कैप और बी कैप दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ए माइनस बी है। बेटा देखो, आपको a माइनस बी दिया गया है ना, तो आप शुरुआत कहां से करो, आप शुरुआत करो a और b कैप के डिफरेंस के स्क्वायर से शुरुआत करो। उससे क्या होगा सर, इसकी वैल्यू खुलकर हमारे पास आ जाएगी। वो कैसी आ जाएगी बेटा, a कैप का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a कैप डॉट बी कैप प्लस b कैप का स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने। ठीक है सर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहां देखिए बेटा, कैप क्या होता है सर, कैप हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है सर, 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस के ट्वाइस ऑफ ए कैप का मॉड बी कैप का मॉड और कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सर इधर 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर 1 माइनस के ये 1 तो 1 माइनस के कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों के पास बन जाएगा। मॉड ए मॉड बी सबकी वैल्यू 1 है। और फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से जानते हैं कि सर ये वैल्यू जो है ये ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ओके सर, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाता है। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, ए कैप माइनस बी कैप आ जाता है। दिस इज ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, यहां तक हमारे पास आ रहा है। बढ़िया जी। अब इस बात को समझिएगा,
सर क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमारा हमेशा 0 से लेके पाई के बीच में होता है, तो दो इन एंगल का जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई/2 के बीच में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर साइन थीटा/2 जो होगा वो हमेशा 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 पॉजिटिव होगा, यानी दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ट्रिगो रेशियो जो है वो पॉजिटिव होता है, हर ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव होता है, बट वी आर स्पीकिंग अबाउट साइन, है ना। तो साइन थीटा/2 पॉजिटिव हो जाएगा। सर अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि सर इधर तो हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, लेंथ तो सर पॉजिटिव होती है, तो इधर का स्क्वायर रूट करने पर a कैप माइनस बी कैप आ जाएगा, लेकिन इधर सर ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, तो इसलिए मॉडुलस की जरूरत नहीं, तो ये 4 sin थीटा/2 क्या बन जाएगा बेटा, 2 sin थीटा/2 बन जाएगा। इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा/2 हो जाएगा। एंड यहीं से बच्चे आप कह सकते हो कि सर साइन थीटा/2 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस बी कैप हो जाएगा, एंड हेंस प्रूव्ड। हैं जी, इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन इजी था। ऐसा कोई बहुत बड़ा सवाल, बहुत मुश्किल सवाल नहीं कहेंगे हम इसको, जस्ट यू नीड टू फोकस कि करना क्या है, आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट द वेक्टर दिस इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है सर, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली में सर ये मुझे बोल रहा है कि ये जो पहले मैंने एक वेक्टर दिया है वो वेक्टर मुझे दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर शो करना है। तो हम लोग कब बोलते हैं कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्त, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है। तो लेटस से हम लोगों ने एक वेक्टर सी वेक्टर नाम दिया, जिसका नाम क्या हो जाता है बेटा, मॉड ए बी वेक्टर, और प्लस मॉड बी ए वेक्टर। हम लोगों ने डी वेक्टर का नाम दिया बेटा किसको, मॉड ए बी वेक्टर माइनस मॉड बी ए वेक्टर, इसको नाम दे दिया। तो सर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं सी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सर डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा बेटा, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, ध्यान से सोचना, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मॉड ए का स्क्वायर तो होगा ही, और ये बी डॉट बी बन जाएगा। मैं एक बार के लिए लिख रहा हूं पूरा, फिर ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो सर माइनस में मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है सर, फिर एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मॉड बी इंटू मॉड ए यानी मॉड ए मॉड बी हो जाएगा प्लस में, और बेटा बी डॉट ए हो जाएगा माइनस में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा और ए डॉट ए हो जाएगा। सो दिस इज मॉड बी का स्क्वायर और ए डॉट ए हो जाएगा। ठीक है सर, आप ध्यान दें बेटा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि सेम है। ठीक है सर, आगे देखिए, ऐसे में हम कहेंगे कि सर ये तो हमारे पास मॉड ए स्क्वायर है और बी डॉट बी जो होगा वो मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस में मॉड बी का स्क्वायर दिया गया है और ए डॉट ए जो है वो मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ भी देखकर पता लग रहा है कि ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड फाइनली हमारे पास सी और डी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है डी वेक्टर से, जो कि हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज कोसाइन इनवर्स 1/3। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। इसको जरा प्यार से देखिएगा बेटा, आराम से देखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। मान लीजिए ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाते हैं, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, तो हम कहते हैं सर क्यूब है ना, क्यूब कैसा होता है सर, क्यूब होता है हमारा इक्वल साइड्स वाला। ओके, तो हम कहते हैं सर इक्वल साइड्स वाला है, तो हम लोग क्यूब ऐसे बना सकते हैं क्या, इक्वल साइड्स वाला है तो ये एक क्यूब ऐसे बन जाएगा सर,
जी बढ़िया, ये क्यूब बन गया। ठीक है, इस क्यूब में मैंने क्या सबसे खास बात सेट करी, मैंने इसका एक वर्टेक्स जो है बेटा वो कहां रख दिया, ओरिजिन पर रख दिया। एक वर्टेक्स मैंने ओरिजिन पर रख दिया, ये बात याद रखेंगे बस। ठीक है, तो सर ये वाला वर्टेक्स जो है इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं, ये वाला वर्टेक्स हम लोग बी नाम दे देते हैं, ये वाला वर्टेक्स हम लोग सी नाम दे देते हैं, इस वर्टेक्स को हम लोग डी नाम दे देते हैं, इसको हम लोग ई नाम दे देते हैं, इसको हम लोग एफ नाम दे देते हैं, और इस वर्टेक्स को हम लोग जी नाम दे देते हैं। कोई परेशानी नहीं सर, क्यूब हो गया। ठीक है, हम कहेंगे सर ये अगर चारों तरफ से सेम सेम लेंथ का है तो ए वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a, 0, 0 हो जाएंगे। बी वर्टेक्स बेटा एक्स और वाई प्लेन में है ना, इधर देख लो मैंने लिखा नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई प्लेन में बी आ रहा है, इसका मतलब सर ये a, 0 हो जाएगा। सी पॉइंट जो है बेटा ये हमारे पास वाई एक्सिस पर आ रहा है तो 0, a, 0 हो जाएगा। ये बेटा y और z प्लेन में आ रहा है तो 0, a हो जाएगा। ये सर z एक्सिस पर आ रहा है तो ये 0, 0, a हो जाएगा। ये xz प्लेन में आ रहा है तो ये 0, a, a हो जाएगा। और g जो है बेटा स्पेस में आ रहा है तो ये a, हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन हो गए। ठीक है सर, अब इसके डायगोनल्स बनाने हैं। सर देखो डायगोनल्स आप कैसे भी बना सकते हो, आप f को बेटा c से ज्वाइन कर सकते हो, आप बच्चे e को बेटा b से ज्वाइन कर सकते हो, ये दो डायगोनल्स हो जाएंगे। यानी एक कमरे को ऐसे फील करो कि कमरे का अगर आप इधर वाला कोना पकड़ रहे हो तो आप ठीक इसके ऑपोजिट नीचे वाला कोना पकड़ोगे, अगर कमरे का ये वाला कोना पकड़ रहे हो तो ठीक इसके ऑपोजिट नीचे वाला कोना पकड़ोगे, है ना। तो हम लोगों ने इधर से ऑपोजिट और इधर से नीचे वाला कोना, इधर से ऊपर वाला तो इधर का नीचे वाला कोना ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़ लिया। तो मुझे ये जानना है कि सर पॉइंट्स तो मेरे पास हैं, अगर मैं बी ई वेक्टर बनाना चाहूं तो ये मेरा डायगोनल नंबर 1 हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर ये डायगोनल नंबर 1 हो जाएगा। तो बी ई बनाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, तो 0 माइनस ए ये हो जाएगा 0 माइनस ए आई कैप हो जाएगा, फिर 0 माइनस ए के कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, और फिर a माइनस 0 के कैप हो जाएगा। ठीक है सर, यानी ये बन जाएगा माइनस के ए आई कैप माइनस के ए जे कैप प्लस के ए के कैप हो जाएगा। बढ़िया सर, D2 वेक्टर बनाते हैं सर। D2 वेक्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, दूसरा डायगोनल है हमारे पास CF वेक्टर हो जाएगा। मान लीजिए CF आपने बना लिया इसको, सो CF वेक्टर बनाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आप कहेंगे सर a माइनस 0 आई कैप प्लस 0 माइनस ए जे कैप प्लस a माइनस 0 के कैप। तो ये बन जाएगा मेरे पास ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप बन जाएगा। अब सर मुझे इन दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल बताना है, कौन सा सर, ये वाला एंगल बताना है। ये कैसे बता सकते हैं सर, ये बताना है तो मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला लगा दूंगा, इससे ज्यादा और आसान क्या ही करना है। ये लीजिए बेटा, हमने कहा कि सर मुझे अगर कोसाइन थीटा ढूंढना है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी d1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट d2 वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय d1 वेक्टर का मॉड अपॉन में d2 वेक्टर का मॉड हो जाएगा। सर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जाएगा माइनस ए इंटू ए, डायरेक्टली कर रहा हूं, माइनस ए इंटू ए माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, सर इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 3a का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड भी सर कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 3a का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई तो हमारे पास आ जाता है a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3 हो जाएगा, और ये 3a का स्क्वायर आ जाएगा। सो a के स्क्वायर से a का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अभी तक मेरे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है सर, cos थीटा की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन में 3। सो इसका मतलब सर थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स में 1 अपॉन में 3। अरे सर मजा बांध दिया, क्या मस्त सवाल किया है सर, हैं जी, बढ़िया, सभी को समझ में आता है थीटा बराबर cos इनवर्स 1/3 कैसे निकल कर आया है। इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैंने बेटा इसमें ध्यान रखिएगा एनी टू डायगोनल्स लिखा था, मैंने रैंडमली यहां पर CF और BE को चुना है, आप कोई और चुन सकते हो, उन वेक्टर्स को बनाकर आप एंगल ढूंढ लीजिए, आपको कोसाइन इनवर्स 1/3 ही मिलने वाला है, दैट्स द फैक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके,
क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है सर, अगर अल्फा हमारे पास ये है, बीटा हमारे पास ये है, देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी फेमस क्वेश्चन, इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, तभी मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है क्योंकि बच्चों को ये बड़ा दिक्कत देता है बाबा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सर गिवन इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा समझिए। गिवन इंफॉर्मेशन में ये कह रहा है कि सर मुझे बीटा वेक्टर जो है वो बीटा 1 और बीटा 2 वेक्टर के सम में एक्सप्रेस करना है, तो ये चीज़ एक गिवन है। नेक्स्ट चीज मुझे ये कह रहा है कि सर बीटा 1 वेक्टर जो है वो एक्चुअली अल्फा वेक्टर से पैरेलल है, और तीसरी चीज दे रहा है कि बीटा 2 वेक्टर जो है वो एक्चुअली अल्फा वेक्टर से परपेंडिकुलर है। ठीक सर, मैं सबसे पहली कंडीशन इसको इस्तेमाल करूंगा, किसको, इसको इस्तेमाल करूंगा कि बीटा 1 वेक्टर जो है वो अल्फा वेक्टर से पैरेलल है। इसका मतलब बीटा वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर हो जाएगा, पैरेलल होने की कंडीशन कि सम प्रोपोर्शनल होता है उसका डीआर्स। तो अल्फा वेक्टर हमारे पास है 3i माइनस जे, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप हो जाएगा। दिस विल बी द बीटा 1 वेक्टर। अब मैं इस कंडीशन को इस्तेमाल करूंगा, इस कंडीशन से मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सर बीटा 2 वेक्टर जो है वो एक्चुअली में बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर हो जाएगा। सो बीटा वेक्टर हमारे पास कितना है दोस्त, 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3। इसमें से बच्चे हम लोग माइनस कर देते हैं ये वाला वेक्टर, दैट इज 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। तो ऐसे में बीटा 2 वेक्टर हो जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप जे माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस लैम्डा जे कैप और माइनस के 3 के कैप, क्योंकि के कैप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है। सो दिस इज माय बीटा 2 वेक्टर। ओके सर, अब मैं तीसरी कंडीशन को इस्तेमाल करूंगा कि बीटा 2 वेक्टर जो है वो अल्फा से परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, तो मैंने कहा कि सर अगर बीटा 2 वेक्टर जो अल्फा से परपेंडिकुलर है तो अल्फा और बीटा 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अरे हाँ सर, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, इसके डीआर और अल्फा के डीआर, बेटा यहां पर अल्फा के डीआर, पहले तो इसका डीआर है 2 माइनस 3 लैम्डा, इसको मैं प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ, 3 के साथ, प्लस हमारे पास 1 प्लस लैम्डा इसके डीआर है, इसके डीआर है माइनस के 1 है हमारे पास। ओके, एंड इसके डीआर माइनस 3 है, यहां पर 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 इंटू में 0 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं दोस्त, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5, ये हो जाएगा 10 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल रही है 1/2। ओके सर, लैम्डा की वैल्यू 1/2 मिल जाती है। बढ़िया जी, अब क्या करें सर, अब मेरे को क्या निकालना था बेटा, मुझे एक तो बीटा 1 वेक्टर निकालना था, एक मुझे बीटा 2 वेक्टर निकालना था। तो इन दोनों वेक्टर्स को निकाल लेते हैं। सर बीटा 1 वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1/2 है, तो 3/2 आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप यानी 1/2 जे कैप हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, ये हो गया। सर बीटा 2 वेक्टर हमारे पास कितना है, बीटा 2 वेक्टर इज 2 माइनस 3 लैम्डा यानी 2 माइनस 3 लैम्डा यानी 3/2 आई कैप हो जाएगा। 1 प्लस लैम्डा यानी 1 प्लस 1/2 जे कैप हो जाएगा, और माइनस के 3 के कैप हमें दे रहा है। सो दिस इज 2 2 जा 4 यानी 1/2 आई कैप हो जाएगा। 3 1 जा 2 प्लस 1 3/2 जे कैप हो जाएगा, और माइनस के 3 के कैप हो जाएगा। सो दिस इज योर बीटा 2 वेक्टर। हमें बीटा 1 वेक्टर और बीटा 2 वेक्टर चाहिए था, लीजिए हम लोगों ने निकाल कर दे दिया। अब आप इनको जोड़कर देखेंगे तो इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ बीटा वेक्टर। दैट्स इट, खत्म ये सवाल भी है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 वेक्टर के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बेटा बहुत आसान सवाल है, आपको बस एक आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए कि सर अगर मैंने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाला तो ये एक्चुअली में मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए के बराबर आएगा। इसे आप याद रख सकते हैं अपनी बेसिक आइडेंटिटी से याद रख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, बस उसी से ऐसा बन रहा है। बस जहां पर स्क्वायर होता है वहां मॉड लग जाता है, और जहां पर प्रोडक्ट होता है वहां पर हम लोग डॉट्स का यूज करते हैं।
तो ऐसे में सर हमें बोला जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी एक जीरो वेक्टर है, तो अगर ये जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो ही होगा। डन सर। फिर इसने बोला ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस इनमें से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बन जाएगा। तो ऐसे में हम कहेंगे कि सर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाती है सर? ये हो जाता है, इधर गया तो माइनस की 3 और अपॉन में 2 हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इजी था सर, बस एक आइडेंटिटी का यूज था और खत्म ये सवाल। और इसी के साथ मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को आखिरी सवाल की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर अज्यूम दैट अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए। मान लो कि पॉइंट ए यहां पर है, ठीक है, और 2 -6 1 ये हमारे पास चल रहा है। पॉइंट बी कहां पर है? 5 9 7 है, 5 9 7 है। तो ये कह रहा है कि किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया है, यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया गया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। एस वेक्टर क्या हो जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ये हो गया, ए बी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, बेटा मान लीजिए फोर्स कैसा भी लग रहा हो, फोर्स हम लोग कह देते हैं कि सर ऐसे करके फोर्स लग रहा था इस पार्टिकल में, या फिर कैसे भी लग रहा था, हम लोग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पैरेलल नहीं है, हमें देखकर भी पता लग जाएगा पैरेलल नहीं है। फोर्स वेक्टर कितना दे रहा है सर? फोर्स वेक्टर दे रहा है 2 1 1, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सर फोर्स तो है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। सर अगर मुझे एस वेक्टर निकालना है तो एस वेक्टर हो जाएगा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर हो जाएगा बी माइनस ए, यानी 5 -2 का आई कैप हो जाएगा, प्लस 9 माइनस माइनस यानी प्लस 6 का जे कैप हो जाएगा, और प्लस 7 -1 का के कैप हो जाएगा। सो ऐसे में 5 -2 हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 15 जे कैप और प्लस 6 के कैप हो जाएगा। ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। सो फोर्स वेक्टर इज 2 1 1 है, तो 2 का प्रोडक्ट हम लोग 3 के साथ कर देंगे, फिर 1 का प्रोडक्ट हम लोग 15 के साथ कर देंगे, और फिर 1 का प्रोडक्ट हम लोग 6 के साथ कर देंगे। सो दिस इज 2 3 जा 6 प्लस 15 प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 27 यूनिट्स आ जाता है। आप इसमें जूल्स नहीं लिखेंगे बेटा, हम लोग यूनिट्स पे बात करेंगे यहाँ पे, है ना। तो क्या यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आता है? 27 यूनिट्स वर्क डन हमारे पास हो रहा है। कितना ही आसान था यार, ये कोई मुश्किल चीज़ थोड़ी ना है। अब इसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए थी? आपको वेक्टर्स की बेसिक नॉलेज चाहिए थी, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज के साथ खेलना आना चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, बस उसके बाद डॉट प्रोडक्ट अपना पूरा समझ में आ गया, है ना। तो इसमें जो मैंने प्रूव्स करवाए हैं वो प्रूव्स इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पिक करे हैं वो आप सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी डीपीपी के अंदर जो भी सवाल मिलते हैं उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बस ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेने वाला हूँ। खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा बेटा, पेपर्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम आपके बस बहुत करीब है, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इसी के साथ मैं ये सेशन यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।